बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी है। दोनों ही राज्यों में ऑक्सीजन की कमी अब जानलेवा साबित हो चुकी है और लोगों की मौत हो रही है। भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ने जहां 10 लोगों की जान ले ली, तो वहीं रायपुर के एक अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही घटनाओं में प्रशासनिक तंत्र ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात को नकार रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों सरकार अब प्रशासन के साथ मिलकर अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर लेती और उसे सुधारने की बजाय इसे छिपाने में क्यों लगी रहती है। और अगर ऐसा है तो कमियों पर पर्दा कब तक डाला जाता रहेगा। कैसे कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में शहडोल के बाद अब भोपाल में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते 10 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। लेकिन शहडोल की तरह यहां भी अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की बात को पूरी तरह खारिज कर रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता नहीं होने के चलते प्रदेश में इंजेक्शन की कमी बनी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में सांसों पर संकट जारी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। शहडोल में 18 अप्रैल को अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 घंटे के भीतर 12 लोगों की मौत के बाद अब भोपाल के पीपल्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यहां भी अस्पताल प्रशासन शहडोल की ही तरह ऑक्सीजन की कमी मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि पिछले 13 दिनों के भीतर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते 56 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार और प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। जबकि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है और हालात ये हैं कि कटनी में 18 अप्रैल को ही ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे जाने की खबर सामने आ चुकी है। मेरी 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी लगाई गई इमरजेंसी में। बाकी के टाइम ऑन कॉल ड्यूटी हूँ मैं। तो 1:30 बजे करीब जब सिंगरौली से कलेक्टर साहब ने सिलेंडर मंगवाए तो उसमें पेशेंट के 7 वालों ने लूटपाट की है, जिसमें से 50 सिलेंडर जो कलेक्टर साहब ने इमरजेंसी में मंगाए थे उनमें से हमको 21-22 सिलेंडर करीब हमको मिल पाए हैं। बाकी के 28 सिलेंडर करीब पेशेंट के 7 वाले लूट कर ले गए। एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान ले रही है, वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ने भी हालात को और खराब कर दिया है। उज्जैन में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि उन्हें 18 से 20 हजार रुपए खर्च कर मरीज के लिए इंजेक्शन खरीदने पड़े। हॉस्पिटल वाले इंजेक्शन दे नहीं रहे, ले दे के 2 इंजेक्शन इन लोगों ने अरेंज करवा दिए। 25-25 हजार 18-18 हजार का एक इंजेक्शन खरीदा हमने। वो इंजेक्शन इनको दिया, देने के बाद भी लगाया। वही बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। तेजी से बढ़ते संक्रमण और सिस्टम की नाकामी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। खासकर प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते लोग परेशान हैं। हालांकि प्रदेश सरकार इंजेक्शन की कमी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ रही है। हम देख रहे हैं रेमडेसिविर में कितनी मारामारी हो रही है। आपने मार्केट में इसको छोड़ दिया, जो जैसे रात चाहे खरीदना चाहे खरीद ले। जहां निर्माण हो रहा है वहां पर फूड एंड ड्रग्स के डिपार्टमेंट के अधिकारी जाके गेट पे बैठे हुए हैं और बाहर नहीं जाने दे रहे सामान को। तो ये बिल्कुल अदूरदर्शिता वाला ये निर्णय हुआ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से हर गुजरते दिन के साथ हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम की बेपरवाही और लोगों की लापरवाही जारी है। साथ ही अपनी नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ने का सियासी चलन भी बदस्तूर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हालात बिल्कुल एक से हैं। रायपुर के महामाया अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सभी मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। हालांकि इस बीच अस्पताल के संचालक की सफाई भी सामने आ गई। उनका कहना है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। देखिए पेशेंट देखिए पेशेंट तो आपको बता दें कि लगातार लापरवाहियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन जब ये लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। खास बात यह है कि अब कैसे कोई मरीज का परिजन साबित करे कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है, या कोरोना से मौत हुई है, इंजेक्शन की कमी से मौत हुई है, दवा के देरी से मिलने से मौत हुई है, या कोरोना से मौत हुई है। ये तमाम सवाल हैं जो अब उठाए जा रहे हैं। प्रशासन एक तरफ व्यवस्था को सुधारने का दावा भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भोपाल में पीपुल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 10 लोगों की मौत का दावा हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। इस तरह के 1-2 नहीं बल्कि कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी हमने आपको सुनाया कि किस तरह से कटनी में ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए गए। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो जनता इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है? ये वो जनता है जो लोगों को मदद करने के लिए आगे आती है। वो जनता अगर लूटपाट कर रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। और ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल। क्या है सवाल? आपकी बात के आपको दिखा देते हैं। सवाल हमारा पहला यह है कि आखिर ये एमपी में ऑक्सीजन की कमी है या सिस्टम की नाकामी है? ऑक्सीजन की कमी पर पहले क्यों नहीं जागी सरकार? सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। ये एमपी में ऑक्सीजन की सिर्फ कमी है या एक सिस्टम की नाकामी भी है? और अगर कमी है तो इस पर पहले सरकार क्यों नहीं जागी? लोगों की जान जा रही है, सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भर पा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, महामारी पर भी लालच भारी। छत्तीसगढ़ में महामारी पर सियासत क्यों नहीं जाती? नेताओं की पुरानी आदत। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में अगर ये सवाल उठते हैं तो इनके जवाब मिलना लाजमी है, जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ से नरेश चंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कह रही है छत्तीसगढ़ की कि केंद्र की अदूरदर्शिता के चलते हालात खराब हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार जो है ना, किसी सिर्फ आरोप लगाने वाली सरकार है, फील्ड में नदारद सरकार है। पूरा प्रदेश जल रहा था। जी नरेश जी, प्रचार करने गए थे जी। हाँ, वो अभी एक आंधी तूफान चल रहा है, इसलिए पूरा सिस्टम थोड़ा सा जी नरेश जी बताइए, आपको सुन पा रहे हैं हम। और माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम में चुनाव प्रचार में तल्लीन थे। पूरा मंत्रिपरिषद, उनके 70 ऊर्ध्व के सारे विधायक आसाम में थे। अब तो स्थिति हो गई कि आसाम के कोरोना पीड़ित कुछ लोगों को यहाँ लाकर प्रदेश की जनता को संक्रमित करने लग गए। इनकी ये संजीदगी है, ये सोच है। आप सोचिए, इतना बड़ा नक्सली हमला हो गया और लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी आसाम से अपना फोटो, डाइनिंग टेबल का फोटो रिलीज करते हैं। ये संजीदगी है इस सरकार की। आरोप प्रत्यारोप का इनका सिर्फ कोई मतलब नहीं है साहब, इनका आरोप प्रत्यारोप लगाने की। इनकी दूरदर्शिता का आपका एक उदाहरण दे रहा हूँ। इतनी दूरदर्शी सरकार है जो दूसरी केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाती है। जहां इंडोर स्टेडियम में इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके 350 बेड स्थापित किए, उसके सामने वाली रोड पे 200 मीटर दूरी पर एक कॉलेज है, स्कूल है, जिसमें 1000 हॉस्टल के बेड अवेलेबल है। स्कूल और कॉलेज सस्पेंडेड है। तब तक नहीं खोलेंगे जब तक यहाँ पर
चीजें व्यवस्थित नहीं हो जाएगी, कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बजाय ऐसे जगह में इन्होंने कोविड सेंटर खोला जहां पर पेडेस्टल से लोग जिंदा हैं। पेडेस्टल से आदमी 24/7 नहीं रह सकता है। आप एसी नहीं चलाओगे, ये है, लेकिन आप सीलिंग फैन तो होगा, वेंटिलेशन तो होगा। ये दूरदर्शिता का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इस सरकार का। ये सरकार इतनी दूरदर्शी है, जब कोरोना के ऊपर सर्वदलीय बैठक होती है और उस सर्वदलीय बैठक पे जो डे टू डे इस मिनिस्ट्री को ऑब्जर्व करने वाले मंत्री हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। ये दूरदर्शिता है इस सरकार की, और वही मंत्री अपनी खींच निकालने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस मंत्री को उसके विभाग के संबंधित बैठक की सर्वदलीय मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। उसके अपमान का बदला वो दूसरी जगह रिएक्ट करते हैं। ये सोच है इस राजनीतिक दल का। बड़ा दुख होता है साहब। देखिए, काला बाजारी की स्थिति है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं। इनकी दूरदृष्टि का और एक एग्जांपल दे रहा हूं। 3 दिन पहले एक हॉस्पिटल में आग लगा। वो हॉस्पिटल का मालिक कौन है सरकार को नहीं मालूम है। कितनी दूरदर्शी सरकार है। आप कल्पना करिए, ऐसी सरकार जिसके हॉस्पिटल का मालिक कौन है और उसको इन्होंने परमिशन दे दिया। मान लीजिए मालिक बदल गया और उसने रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया, तो आपके रिकॉर्ड में जो मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, मतलब आपका इंटेंशन दूषित है। आप किसी को बचाने में लगे हुए हो। बड़े हास्यास्पद स्थिति हो गई साहब। मैं खुद अब क्या बोलूंगा, क्या स्थिति। नरेश जी, लेकिन सरकार कहती है कि जब राष्ट्रीय औसत की बात आती है तो हम राष्ट्रीय औसत जो है, केंद्र का औसत हो या पूरे राज्यों का औसत हो, उससे कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन में हम आगे चल रहे हैं। और इस बात को खुद स्वीकार करते हैं बीजेपी के नेता भी। हम आपकी बात में बैठ करके स्वीकार कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन में काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अच्छा हो रहा है वैक्सीनेशन का काम? एक मिनट, ये इसका भी जवाब दे रहा हूँ। वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है इन्हें पर्याप्त, ये बयान आता है। यदि वैक्सीन इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन कैसा इनका? ये इनके देखिए, ये खोखलेबाजी, दवा फालतू का बयानबाजी करते हैं। ये इस राजनीतिक दल का सोच बताता हूँ स्तर। एक और बहुत बड़ा स्तर बताता हूँ। इनके नेता ये फोटो रिलीज करते हैं 2002 गुजरात और आज का जलता गुजरात, जो जैसा किया वो था भरा। ये किस निकृष्टता का नमूना है? किस निकृष्टता का नमूना है? वेदर दे आर एंजॉइंग। आज गुजरात में जो हो रहा है उसे इस राजनीतिक दल के, इस प्रदेश के लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या राजनीतिक सोच है? कितना निकृष्टता है? किस निचले स्तर तक ये चले जाएंगे? सिर्फ राजनीति मत करिए साहब। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को लेकर, नरेश जी, प्रधानमंत्री को लेकर पूरे एक समाज को कटघरे में भी खड़ा कर दिया जाता है, जिसे लेकर के आपत्ति जताई गई बीजेपी की तरफ से। उसको लेकर क्या कहेंगे? आज देखिए, ये बहुत, मैं बताया ना, कितना निचला स्तर है। सोच का स्तर सोचिए, कितना छोटा सोच का स्तर है। अब इनके राष्ट्रीय नेता बोलते हैं जो बहुत जल्दी कोरोना से ठीक हो जाए, हम अपेक्षा रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं राहुल जी बहुत जल्दी शीघ्र हो जाए, कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव प्रचार नहीं कर रही है? केरल में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तमिलनाडु में चल रहा था और पांडिचेरी में और आसाम में चल रहा था, तब क्या कोरोना नहीं था? तब भूपेश बघेल की कथा छत्तीसगढ़ को जलता छोड़कर चुनाव प्रचार करने गए थे। आज किस मुंह से बयानबाजी करते हैं? जहां चिड़िया चुग गई, स्थान नहीं है, वहां के लिए बयानबाजी करते हैं। आज कुछ कोरोना पीड़ितों को दूसरे प्रदेश से लाकर यहाँ पर पाला पोसा जा रहा है। लोग मर रहे हैं कोरोना से, लोगों को शराब परोसा जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल। नरेश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है, बार बार ये कहा जाता है कि एक तरफ तो केंद्र जो है वो हमें सुविधाएं नहीं मुहैया करा रहा उस स्तर की जिसकी हमें दरकार है, और दूसरी तरफ बार बार हमारे काम को लेकर के सवाल उठा रही है स्थानीय बीजेपी का जो नेतृत्व है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? और भूपेश बघेल और उनकी सरकार का आपको लगता है कि कोई लापरवाही है और कोरोना के साथ साथ ये भी एक महामारी का रूप लेती जा रही है जनता के लिए छत्तीसगढ़ की? ये राजनीतिक महामारी फैल चुकी है। जनता, आज का एक फोटो वायरल आपको बताता हूँ इस राजनीतिक दल की सोच का, ये व्यक्तिगत कमेंट होगा। आज एक वायरल हुआ है फोटो जिसपे एक कांग्रेस नेता का भतीजा यह बयान दे रहा है कि मैं मास्क नहीं लगाया। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है?
और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये दुनिया देख लेगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सोचिएगा क्या स्थिति है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में कितने लोग मरते हैं, 1700 लोग। हिंदुस्तान में कितने, 170 लोग। 10% डेथ रेट है हिंदुस्तान की तुलना में। अब क्या मजाक करते हो आप? ये यदि मैक्सिमम डेथ रेट जो बता रहा है ना, ये किसी और इंगित करता है कि आप टेस्टिंग 5 दिन में आ रहा है आरटीपीसीआर का रिपोर्ट, 6 दिन में आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है नरेश जी, क्या मजाक कर रहे हो? ठीक है नरेश जी, आप फेवर सरकार है जी, और हाईएस्ट डेथ रेट है इस प्रदेश में। 10% हिंदुस्तान की आबादी का आप कितना परसेंट हो? आप 3 से 5, 3-3.5% हो। बिल्कुल। आपका डेथ रेट 10% है टोटल डेथ नरेश रेट जी का। आपके पास तो आते हैं, सरकार फेल नहीं है तो क्या बात है? नरेश जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त रामकिशोर दोगने जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रामकिशोर जी, ये बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही तरफ सरकार भले ही बीजेपी की और कांग्रेस की हो, लेकिन हालात लगभग एक से हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोग भी मर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ये दावा भी कर रही है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमने बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, पर्याप्त तो मात्रा में उपलब्ध है और अब कहीं कोई दिक्कतें नहीं हैं। कैसे देखते हैं आप इस विरोधाभास को? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार भी पूर्णतः फेल है जी। आपने देखा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही है। भोपाल जैसे में आज 12 लोगों की डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण पीपुल्स कॉलेज में। आपने देखा शहडोल मेडिकल कॉलेज में डेथ हुई 12 लोगों की। आपने देखा उज्जैन में हुई है, आपने देखा है खरगोन में हुई है। तो इस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही और ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो रही है। इस तरह से सरकार पूर्णतः फेल है और मध्य प्रदेश की सरकार जो है, जो जिस तरह से काम चल रहा है, आप देखिए अगर कभी इनको अगर व्यवस्था करनी थी, ये चुनाव में लगे थे, आपने देखे यहाँ के नेता पूरे के पूरे वहाँ बंगाल में लगे हुए हैं, तो ये क्या व्यवस्था करेंगे यहाँ पे? अगर इनको व्यवस्था करनी थी तो इस दशहरा मैदान हमारा भोपाल में बहुत बड़ा खाली पड़ा था, वहाँ टेम्परेरी अस्पताल बना लेते और कोविड सेंटर बनाकर वहाँ लोगों को भर्ती कर सकते थे, वहाँ चला सकते थे, पर वो कुछ चलाना नहीं है इनको। सिर्फ बातें चल रही कि ऑक्सीजन सब दे देंगे, इंजेक्शन भिजवा देंगे, पर आ कुछ भी नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में अभी जिलों में इंजेक्शन नहीं पहुंचे, लोगों पीड़ित है, परेशान है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, हर जिले में डेथ हो रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये चीजें समझना चाहिए। सरकार पूर्णतः मध्य प्रदेश की फेल है, सरकार ये काम बिल्कुल नहीं कर रही है, सिर्फ बात कर रही है, वाहवाही लूट रही है। ऑक्सीजन के अब प्लांट लगाने जा रहे हैं भाई। 1 साल से व्यवस्था चल रही थी, 1 साल से जरूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन की, और आपको मालूम था कि महामारी आ रही है, सेकंड फेज आ रहा है इसका, तो आपको पहले से ऑक्सीजन के प्लांट हर अस्पताल में लगा देते, हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे लगा देते, तो ये दिक्कत तो नहीं आती। आज अगर देखें ये व्यवस्था, अगर ये चाहे तो व्यवस्था कर सकते हैं। पंचायत लेवल पर स्कूल है हमारे पास, स्कूलों में अगर सेंटर बना दें अगर, तो वहाँ स्कूलों में वही लोग रुक जाएंगे और ये महामारी का प्रकोप रुकेगा। पर वो चीजें नहीं हो रही है। या जिले लेवल पर बुला रहे हैं, जिले लेवल पर भर्ती कर रहे हैं और वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती, वहाँ आदमी मारे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है बार बार, ये कहा जा रहा है नरेश जी कि पीएम मोदी ने पहली दफा लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया था, उसका क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन उसके बाद जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ, उसके डर से पीएम मोदी इस बार कोई कड़ा स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन का ये जो तमगा है वो केंद्र सरकार के सर पर लगे, और इसलिए राज्यों को कह दिया है कि आप देखिए, आप जानिए, आपका काम जाने। देखिए, राज्यों को कहा नहीं गया जी, ये आप भी जानते हैं, देश का प्रत्येक नागरिक भी जानता है। यह अपोजिशन के लोगों ने ये हल्ला कितना किया कि हमारा अधिकार है, हमको दे दीजिए, हमको दीजिए, हम अपने आवश्यकता अनुसार करेंगे। ये डे टू डे बेसिस पर ये प्रोपेगेंडा चल रखा था साहब। उनके वरिष्ठतम नेता से लेकर वार्ड के नेता तक यही करते थे और आज भी यही किया। प्रधानमंत्री से लेकर अधिकार को इन्होंने पटवारियों को दे दिया इनकी सरकारों ने। आज करो कोविड सेंटर को पटवारी देखते हैं। आप ये स्थिति ले आए साहब। हाँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री जो दूरदर्शिता की बात करते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री कितने दूरदर्शी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है राजकुमार कॉलेज, जो पूर्व राजाओं महाराजाओं का है। जिस सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उस सोसाइटी का अभी हॉस्टल सारे बंद है, स्कूल कॉलेज सस्पेंडेड है। स्कूल कॉलेज तब तक नहीं चलेंगे जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होगी। उन्होंने उस सोसाइटी के हॉस्टल तक को कोविड सेंटर के लिए नहीं दिया। ये इनकी सोच और समझ और इनके कार्यशैली है।
ये सामंतवादी दृष्टिकोण से काम करने वाले लोग हैं। और दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाइए। आप चाहते हो, आप एक हाथ से थाली नहीं बजेगी, दोनों हाथ आपको ताली के लिए बजाना पड़ेगा। आप हर चीज में क्रिटिसिज्म करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का हर चीज गलत है और आप जो कर रहे हैं वो पूरा सत्य है। आज सोचिए, यदि डे 1 में सारे के लिए वैक्सीन खोल देते तो पूरे हिंदुस्तान में कैसा होता, क्या तांडव मचता। उन्होंने एक सेगमेंट खोला कि 60 साल से ऊपर लोगों को पहले लगा जाए, फिर 45 से 60 लगाया जाए। देखिए, प्रायोरिटी थी मॉडर्निटी रेट के हिसाब से। लेकिन नरेश जी अभी 45 साल से ऊपर क्या देश भर में लोगों को टीके लग गए, और नहीं लगे तो फिर 18 साल वाला एक विंडो नया ओपन कर दिया गया। तो लोग कह रहे हैं ये केवल दिखावे की कार्रवाई हो रही है, ये दिखाया जा रहा है कि हम एक्शन कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बड़ा सेगमेंट चला गया, उससे बड़ा सेगमेंट आ गया, लग गया। और आप अभी आज बोलोगे कि हमको कोरोना का वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, हमको सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही। आपके पास, मुझे ये बता दो, इससे ज्यादा का यूज करने की कैपेसिटी आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नरेश जी आप ही के सवाल को लेकर के मैंने उनसे सवाल किया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ कहना था कि देखिए, हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है, हमें उतनी सप्लाई नहीं मिल रही है जितनी जरूरत है, और जितनी मिल रही है उसमें भी हम राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम अपने काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं। सप्लाई मिला ना जी, आपको राष्ट्र से बेहतर सप्लाई मिला, तब तो आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। हाँ। और आपकी सप्लाई में किसी भी शॉर्टेज नहीं है। आपकी जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, रायपुर शहर में एक स्टेज ऐसा आ गया था मार्च लास्ट वीक में, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं थी, और वैक्सीन देने वाला जो काउंटर था आयुर्वेदिक कॉलेज का, वो काउंटर में ताला लगा हुआ था। साहब, अभी लाइट गोल नहीं होता तो आपको वो हमें दिखा देता फोटो जो मैं खींच के लाया था उस डेट सहित। आपको बता दूं, ये देखिए, आपको यदि आपको राजनीति करनी है तो उसका सब राजनीतिक जवाब मिलेगा। और यदि ईमानदारी से सहयोग चाहिए, आप स्वास्थ्य मंत्री जी को यदि किसी सर्वदलीय बैठक में उनके विभाग के लिए है बुलाया नहीं जाता, उसकी खींच दूसरे राजनीतिक दल पर उतारते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। अपना जो अपमान उनके राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, उसका खींच हमारे ऊपर। तो नरेश जी आपको लग रहा है कि सरकार इतने संजीदगी है? नरेश जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने ट्वीट किया, उनको व्हाट्सएप किया, वो राजकुमार कॉलेज को कोविड सेंटर क्यों नहीं बनाते हैं यदि इतनी संजीदगी है तो? और सोचिए, आप इतनी संजीदगी है तो पैसा वेस्ट करके आप इंडोर स्टेडियम में बना रहे हो। सामने में 1000 बेड खाली है, जहां आपको बेड खरीदने की जरूरत नहीं, सीलिंग फैन लगाने की जरूरत नहीं, और बाहर से एक दरवाजा बंद करिए, 1000 लोग को अंदर रख सकते हो आप। वहाँ किचन वगैरह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्यों मजाक करते हो साहब? आपके पास इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, राजकुमार कॉलेज के छोड़ एक NH गोयल जैसे स्कूल हैं, जहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। ये सारे स्कूल को ऑक्यूपाई करिए ना, बिल्कुल सेंटर बना दीजिए, वहां से ट्रीटमेंट करिए। बिल्कुल नरेश जी, लगातार हम ये सवाल उठाते रहे, लेकिन एक सवाल ये भी उठता रहा, और ये सवाल शुरुआत हमने एक छोटी सी कोशिश से की थी। हमने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस बहुत बड़ी समाजसेवी पार्टी हैं, देश के लिए मरने मिटने वाली पार्टी हैं, ये लोग अपने कार्यालय को क्यों नहीं कोविड सेंटर में तब्दील कर देते। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक प्राइवेट स्कूल कोविड सेंटर बन सकता है, अगर एक प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह एक्वायर हो सकता है, अगर एक प्राइवेट मैरिज हॉल एक्वायर हो सकता है, तो ये तो राजनीति समाज सेवा के लिए ही है, सारा चंदा से दिया हुआ पैसा है। तो आप लोग अपने ऑफिस को क्यों नहीं ऑफर कर देते कि हमारे कार्यालय को ले लीजिए सर, इसमें रखिए मरीज जितनी जरूरत है। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये बात बताता हूँ, जो कार्यालय होता है वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है। वहां पर बेड नहीं होते, लेट बाथ उठने नहीं होते हैं। यदि आप 500 लोगों की वहां पे बैठने की व्यवस्था है तो 2 लेट बाथ होते हैं। लेकिन स्कूल का, कॉलेज का हॉस्टल, मैरिज हॉल बड़ी बड़ी तादाद में होते हैं और उन पर बड़ा उपयोग किया जा सकता है। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में ये इफेक्ट पैरेलली इफेक्ट होगा इसका। आप सोचिए, एक राजकुमार कॉलेज में यदि 500 बेड का हॉस्टल है तो 500 बेड में कम से कम 50 लेट बाथ मिनिमम होंगे, गारंटेड। राजकुमार कॉलेज में तो उससे ज्यादा भी होंगे। यही स्थिति आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है रायपुर का, उससे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे कम से कम 500 बेड है, वो तो कॉलेजेस बंद है, चलने भी नहीं है ना। आप कुछ व्यवस्था सोच के करिए, राजनीति से ऊपर उठिए और सारे राजनीतिक दल के लोगों को
राजनीति से ऊपर छोड़कर, कौन सा पार्टी का है छोड़कर, उससे आप वैसा ट्रीट करिए और वैसा काम करिए साहब। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, अपने परिवारजनों के लिए इंजेक्शन के लिए भटका हूँ और ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति से बात किया हूँ। अब मुझे अल्टीमेटली बोलने में शर्म आ रही है, मैं भी उसका भागीदार बन गया। मैं क्षमा चाहता हूँ जनता से और उस गंदगी में मैं भी भागीदार बन गया। मुझे भी ब्लैक में खरीदना पड़ा। कितने का खरीदा आपने रेमडेसिविर का इंजेक्शन नरेश जी? रेमडेसिविर का इंजेक्शन मैंने 18,000 में खरीदा। 18,000 रुपए का आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन आप जैसे जनप्रतिनिधि को, एक बड़ी पार्टी से जुड़े नेता को खरीदना पड़ रहा है। नहीं दिया उसने, मुझे नहीं दिया। जब मुझे पता चला नरेश गुप्ता लेने आने वाला है तो नरेश गुप्ता को नहीं दिया, मैंने किसी तीसरे आदमी के थ्रू उसको खरीदवाया, उससे बात कराया, भैया तू लेके आ जा बाबा, मेरे घर के लोगों की जान बचा दो। और ये अब ये मेरी बात ना माने, इनका स्पोक्समैन ने कहा ना, इनके स्पोक्समैन ने लगाया, 3 लोगों को पकड़ा गया। अब मजाक देखिए कैसा काम चल रहा है इस प्रदेश में। हॉस्पिटल रजिस्टर्ड कर दिया ना आपने, उस हॉस्पिटल में आग लग गई, उसका मालिक कौन है नहीं मालूम। वो पैसा ले रहा है, उसमें जो पैसा दिए और जो कोरोना पेशेंट वहां एडमिट थे उनके साथ क्या हो रहा है। आप सोचिए, लोग मारे गए, 4 लाख रुपया तो मुख्यमंत्री ने दिया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन आप कल्पना करिए साहब, जिन्होंने पैसा दिया उनके साथ क्या होगा। और आज सरकार ये नहीं खोज पा रही कि उसका मालिक कौन है, या खोजने की नियत नहीं रखती सरकार। नरेश जी, और रिकॉर्ड में है, नरेश जी, आपको क्या लग रहा है, नरेश जी आपको क्या लग रहा है, ये सरकार लापरवाही कर रही है या जानबूझकर के इस तरह की चीजें कर रही, जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये साजिश है? आपको महज लापरवाही लगती है, साजिश? ये सरकार लापरवाह है, सरकार को विजन की कमी है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी, इसके छोड़ कोई मंत्री आपको फील्ड में नहीं दिखेगा। आप बड़े बड़े 13 कोरोना वायरस के बड़े बड़े फोटो छपते थे फर्स्ट राउंड में, 13 कोरोना वायरस थे इनके, बाकी सब बेवकूफ थे। डॉक्टर वगैरह जो काम कर रहे थे, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बाकी जो नगर निगम के लोग जो थे, जो काम कर रहे थे, वो क्या थे। आपको बता दूं, एक बहुत बड़े व्यक्ति की यहाँ डेथ हुई कोरोना वायरस की, छत्तीसगढ़ में। उसके डेड बॉडी के लिए शासकीय एम्बुलेंस नहीं मिला। ये राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, यह मैसेज शासन के लोगों को देना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक भाषा में नहीं है, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भावनाओं से बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये स्थिति नहीं होना चाहिए। जो आदमी अपना जान जोखिम पे लगा दिया, वो सब कुछ दे रहा है, अब उसको तो ये इतना इस स्तर तक मत लेके जाइए साहब। ये मैं आरोप सत्तारूढ़ दल पे नहीं है, ये सिस्टम का फेलुअर है। मैं हर जगह राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये विजन, आज मुख्यमंत्री जी को यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल का मालिक कौन था। यदि अपडेट नहीं हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया, और रिकॉग्नाइज हुआ और अपडेट नहीं हुआ तो जो लास्ट रजिस्टर्ड नेम है उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप ढूंढते हो कहीं पे कि ये नहीं, अच्छा ये मालिक नहीं है क्या, रिकॉर्ड में तो एक्स लिखा है, अच्छा वाई मालिक हो गया है क्या। बिल्कुल सवाल नरेश जी सवाल बहुत उठ रहे हैं, नरेश जी सवाल बहुत उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के बाद ऑक्सीजन भी कई जगह पर हम देख रहे हैं कि पहुंची है। भिलाई से चाहे तो दूसरे राज्यों तक सप्लाई की जा रही है और उसका क्रेडिट राज्य सरकार ले रही है। क्या आपको लगता है ये ठीक है? बिल्कुल देना चाहिए, उससे कहीं कोई, लेकिन अपने प्रदेश में क्राइसिस ना हो, मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कहीं 19-20 है, यदि मेरे को लगता है कि कोई आदमी नहीं मर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा दौड़ भाग कर उसकी व्यवस्था ठीक कर रहा हूं, तो दूसरे प्रदेशों को बिल्कुल देना चाहिए, उसमें कहीं कोई नहीं। पूरा हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम, पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश के लिए पैदा हुए हैं। हम कन्फाइंड टू द स्टेट, कन्फाइंड टू द सिटी, कन्फाइंड टू द फैमिली, कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल पार्टी कतई नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये सोच होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। नरेश जी, लेकिन एक आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर कि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन या दवाइयों की कीमत तय करने की बात आई तो सरकार ने कहा राज्यों से खरीद लीजिए और अपने हिसाब से फैसला कर लीजिए, जिसको जितना खरीदना है कंपनियों से डील कीजिए। अब आप बताइए, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य क्या गुजरात के रेट्स को कंपीट कर पाएगा? ये तो बहुत गलत चीज कर दी ना कि जो अमीर है, वो जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा इंजेक्शन ले जाएगा, वो ज्यादा दवाएं ले जाएगा इस वक्त। और ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने जो रेट तय किया, पहले की तुलना में कितना रेट तय किया, कितना रेट रिड्यूस किया उसका, ये सारा चीज कंपेयर करिए।
ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा। ये गलत बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए, एक इतना झूठा बयानबाजी आ गया इंश्योरेंस को लेकर, कोरोना वायरस का इंश्योरेंस खत्म हो गया। ये तो क्रिमिनल स्टेटमेंट है साहब, दिस इज ए क्रिमिनल स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल बयान देने वाले लोगों को खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। लेकिन नहीं, नरेश जी इस सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत मौजूद सवाल है नरेश जी। क्या राज्य सरकारों को अगर आपने दे दिया सीधे कंपनी से डील करने के लिए, तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो कमजोर राज्य हैं या जिनके पास पैसा कम है वो अपने लोगों को संसाधन दे पाएंगे? इसको तो केंद्र सरकार को पूरा टेक ओवर करना था। देखिए, केंद्र सरकार टेक ओवर करे तो प्रॉब्लम है, ये ड्यूअल पॉलिसी है इनकी। आप आज हाँ बोलोगे, कल उसी चीज को ना बोलोगे। मैं जो राहुल गांधी का बयान आया कि इनका इंश्योरेंस कवरेज हट गया है, ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है उनका। ये चाहते हैं कि डॉक्टर कोविड पेशेंट की सेवा बंद कर दे, भाग जाए और करोड़ों लोग देश समझ जाए। यह सोशल राजनीतिक दल की बिल्कुल मजाक बना रखा है। रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। दोगने जी यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठकर आया है कि राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप सीधे कंपनियों से डील कर लीजिए, जो दवा खरीदनी है अपने हिसाब से खरीद लीजिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में जो संपन्न राज्य हैं वो ज्यादा दवाएं, ज्यादा संसाधन अपने पास इकट्ठा नहीं कर लेंगे, और जो छोटे राज्य हैं उनके साथ दिक्कतें नहीं पैदा हो जाएंगी? ये सवाल उठ रहा है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें एक बहुत ट्रांसपेरेंट नीति बना करके या रेट कम से कम फिक्स कर देती कि ये रेट फिक्स है, इस पर खरीद लीजिए, और ये कोटा फिक्स है आबादी के हिसाब से? आपकी बात सही है। केंद्र सरकार को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार खुद पहले देख रही थी, और जो प्रधानमंत्री जी पहले हैंडल कर रहे थे, अब फेल हो गए तो अब स्टेटों के ऊपर ढोल रहे हैं, क्योंकि उससे इनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए स्टेटों के ऊपर ढोल रहे हैं। इनको चाहिए वहां से केंद्र से नीति बनाना चाहिए, नीति बना के सब प्रदेशों को जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से साधन उपलब्ध कराना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से रेमडेसिविर का हो या दूसरी चीजों का हो या वैक्सीनेशन का हो, ये सब चीजें जनसंख्या के हिसाब से फिक्स करना चाहिए। ये हमेशा वहां से लाद दिया गया पूरा, और अब प्रदेश के ऊपर पूरा लाद रहे हैं कि अब तुम करिए। अब प्रदेश अगर जहां अगर कभी बड़े प्रदेश है उसका बजट कम दे रहे हैं और छोटे प्रदेश को ज्यादा बजट जा रहा है, तो उससे भी व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ रही है। और बहुत सारी चीजें जो केंद्र सरकार को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि पहले स्टार्ट उन्होंने किया था, इसलिए वहीं से शुरू होना चाहिए था, और नीचे लाके आपको पॉलिसी को लेके आना चाहिए था। तो नीचे तो इंप्लीमेंट होता, पर इंप्लीमेंट नहीं कराते हुए अब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। अभी आप मध्य प्रदेश में देखिए, डीएमओ के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ कलेक्टर अपनी व्यवस्था करे। अब भाई कलेक्टर व्यवस्था कहां से करेगा? आप फंडिंग नहीं करोगे तो कलेक्टर के पास से फंड कहां से आएगा? लेकिन दोगने जी व्यवस्था करेगा। दोगने जी, लेकिन ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पर कि जब केंद्र सरकार सब चीजें अपने हाथ में लेकर कर रही थी, सेंट्रलाइज एक सिस्टम बना रखा था पिछली दफा, तो आप आरोप लगा रहे थे कि आप हमारे हिसाब से कीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, राज्यों को करने दीजिए। और अब जब राज्यों को दे दिया है तो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। नहीं, तो इसकी व्यवस्था बनाना चाहिए ना, व्यवस्था नीति बनाना चाहिए। आपका काम है, सरकारों का काम है, दोनों सरकारों का, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार, मतलब राज्य और केंद्र सरकारों का काम है ये कि व्यवस्था बनाए, दोनों मिलकर व्यवस्था बनाए, और व्यवस्था अच्छी बनना चाहिए, जनता के हित में बनना चाहिए। ये तो चुनाव में लगे हैं साहब, इनकी बात कहां से करते हैं भाजपा के लोगों की? वो बंगाल में चुनाव में लगे हैं, वो प्रधानमंत्री जी वहां इतनी सभाएं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी गरिमा रख रहे हैं क्या? जिस तरह से वो दीदी को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये गरिमा है क्या? तो जब ये चुनाव में लगे हैं तो यहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा? व्यवस्था कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, वन मैन शो है। आप देखिए, प्रधानमंत्री हर चीज का डिसाइड करते हैं। आज अगर आप बता रहे थे अभी 9 बजे करीब आने वाले टीवी पे, तो खुद आ रहे हैं। भाई स्वास्थ्य मंत्री कहां गए? दूसरे लोग कहां गए? दूसरे मंत्री जो थे वो कहां गए? किसी को सामने नहीं आने दे रहे, खुद को ही सब हैंडल करना। तो कैसे करेंगे? पूरा देश कैसे चलाएंगे? ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये सब स्टेट को शामिल करना चाहिए। रामकिशोर जी, अच्छा सवाल है आपका। मैं सवाल रामकिशोर जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। नरेश चंद्र गुप्ता जी अभी आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बैठक लेते हैं सर्वदलीय, उसमें स्वास्थ्य मंत्री को दूर रखते हैं, और अब आप पूछ रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्यों गायब हो जाते हैं जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। नरेश जी, बॉल तो आपके कोर्ट में आ गई यहाँ पर। नरेश जी की बात तो मुझे तरस आ रहा है कि वो एक राजकुमार कॉलेज की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार के पास कितने कॉलेज होंगे, कितने स्कूल होंगे, कितने पंचायत भवन होंगे गाँव-गाँव, उनकी बात नहीं कर रहे। वो एक कॉलेज राजकुमार कॉलेज की बात कर रहे हैं, और उसके अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसलिए उसके लिए बात कर रहे हैं। तो वो उनकी बात करने का जो तरीका है, विरोध करना चाहिए, विपक्ष को विरोध करना चाहिए, पर विरोध करना। दोगने जी, नरेश जी जवाब दे रहे हैं। दोगने जी, 1 मिनट नरेश जी से जवाब ले लेते हैं आपका। जी नरेश जी। देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोडल एजेंसी बनाई है, नोडल डिपार्टमेंट बनाया है, जो किन किन चीजों को देख रहा है। और आप देखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी रोज प्रेस को ब्रीफ करते हैं, रोज लोगों को बात करते हैं, सारे स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे हैं वो लगातार।
और उसके बाद ये आरोप सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप है साहब। स्वास्थ्य मंत्री जी रेगुलर बेसिस पे विजिट कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे लोगों से सब कांटेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे इनसे ये पूछ लीजिए, राहुल गांधी का बयान क्या डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को दिग्भ्रमित कर कोरोना के पेशेंटों को उनके इलाज से बाहर करके उनको मार डालने का प्रयास नहीं है? कुंसित प्रयास है ये लोग चाहते हैं कि देश में हड़कंप मच जाए, डॉक्टर का लॉकडाउन कर दें, काम छोड़ दें डॉक्टर। ये मैसेज देना चाहते थे राहुल गांधी जी? ये कौन सा मैसेज था आप मुझे बताइए। इस पर आप चर्चा करिए राहुल गांधी के बयान पर। जी बिल्कुल, दोगने जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी गलतियों का, पर आपका काम है व्यवस्था बनाना। सरकार में आप बैठो, आपकी जवाबदारी है। राहुल गांधी के बयान पर जवाब दो, राहुल गांधी के बयान, राहुल के बयान आपको बोलने का अधिकार ही राहुल गांधी के बयान। राहुल गांधी को बोलने का अधिकार है क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। आपकी बातों को उठाएंगे, आप गलती करेंगे तो आपकी गलती उजागर करेंगे, जनता में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। पर आपके जैसे ऐसे बचने से काम नहीं चलेगा। आप राहुल गांधी के नाम से हर जगह बचते हैं, जहां देखो वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। अरे शर्म आना चाहिए तुमको। सरकार चल रही 7 साल से तुम्हारी सरकार चल रही है, तुमको सरकार चलाते नहीं आ रही, व्यवस्था बना नहीं रहे, लोग पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चले, इसके बाद भी तुमको शर्म नहीं आई। पैर लोगों के सड़ गए, रास्ते में मर रहे लोग, इसके बाद शर्म नहीं आ रही। तुम राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो एक शर्म की बात है कि राहुल गांधी मर्यादा से बात करना मर्यादा से बात करो, मर्यादा से बात करो। राहुल गांधी के ऊपर समझ में आ जाएगा। नहीं, भाषा की मर्यादा, दोगने जी थोड़ी सी मर्यादा भाषा की रखिए। आपका गुस्सा जायज हो सकता है, भाषा की थोड़ी सी मर्यादा रखिए, आपका गुस्सा जायज हो सकता है। आरोप लगाने की बजाय आप व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था बनाएंगे तो ही देश चलेगा। राहुल गांधी चिल्लाने से बात करने से देश नहीं चलेगा। वहाँ भाषण देने से, जब मर्यादा की बात करते हो, आप मर्यादा की बात कर रहे हो। आपके प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं वहाँ? दीदी गाना गा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा है क्या? ये भाषण देना चाहिए क्या वहाँ चुनाव में? दीदी गाना गा रहे हैं, बोला जाएगा बाबा। थोड़ा सा तो जनता के हित में काम करो। जनता ने आपको मैंडेट दिया है, जनता ने आपको मैंडेट दिया, जनता ने मैंडेट दिया, उसका सम्मान करो। जनता ने जिता के बिठाया, सेवा करना। नरेश जी क्या आपको लगता है कि इस वक्त देश को, दोगने जी आपसे भी पूछूंगा, नरेश जी आपसे भी पूछूंगा, क्या आपको लगता नहीं कि इस वक्त देश को चुनावों से ज्यादा जरूरत सरकारों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की और विधायकों की, सांसदों की अपने बीच में ज्यादा जरूरत थी? अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहां होते तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। नरेश जी पहले आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, आपको बता दूं, यह चुनाव, जिस समय चुनाव, ये सारी चीजें सारे राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग की बैठक में से बात हुई उस दिन क्या तय हुआ, ये सारी चीजें बहुत क्लियर है साहब। और मैं तो अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायक, सत्तारूढ़ दल के सारे लोग और मंत्री आसाम चुनाव तक दिन भर आसाम में डेरा डाले हुए थे। मतलब आप इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते साहब। यहाँ पर 50-50 हजार लोगों का क्रिकेट मैच कराया गया। 50,000 की कैपेसिटी का क्रिकेट मैच कितने दिन चला, कितने, उसके वायरस कोरोना नहीं फैला हुआ। ये बोलते हैं उसके कारण कोरोना नहीं फैला, ठीक। तो फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की गैदरिंग करिए आप, यदि उस गैदरिंग से नहीं फैलता फिर उसका कंपेयर करेंगे इलेक्शन से। इलेक्शन में तो असम के चुनाव तक ये सारी चीजें नहीं थी। केरल में सब राहुल गांधी चल रहे थे तब ये बयानबाजी नहीं थी। अब इनका और अधीर रंजन जब वहां पे घूम रहे हैं पंजाब, वेस्ट बंगाल में, तब ये चीजें नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो जा नहीं पा रहे थे, इसलिए ये सब चीजें तय की गई कि हम नहीं जाएंगे, ये बोल दो। ये कोरोना बिल्कुल समझ में आ गया था। दोगने जी आप बताइए क्या कहेंगे आप चुनावों को लेकर? आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं दोगने जी। जी नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने उनने संजीदगी के साथ अपना बयान जारी किया और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं चुनाव प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं। चुनाव की सभाएं कैंसिल की है इन्होंने। कैंसिल किया क्या, क्यों जा रहे हैं ये भी तो सोचने की बात है। ये वहां गृह मंत्री जी, अरे राष्ट्रीय नेता,
आप नरेश जी राष्ट्रीय नेता लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय नेता आपको शर्म आना चाहिए, जो देश की अच्छा, व्यवस्था संभालना चाहिए। वो बंगाल में घूम रहे हैं, केरला में घूम रहे हैं, तमिलनाडु में घूम रहे हैं। आपके पास राष्ट्रीय नेता के नाम से सिर्फ गांधी परिवार है। मान लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे पास अधीर रंजन जी, गांधी आप राष्ट्रीय परिवार नेता नहीं हो कांग्रेस नरेश पार्टी के। जी, गांधी परिवार का भारत के ऊपर ऋण है। गांधी परिवार के लोग शहीद हुए हैं इस देश के लिए। कौन सा उनकी गांधी बात कर रहा हूं। परिवार? आप कौन एक सा गांधी परिवार? आपके महात्मा गांधी भाजपा का के एक आध परिवार? लोग बता दो जो शहीद हुए। गांधी परिवार राजीव महात्मा गांधी गांधी का कहते हुए परिवार। दोगने जी डेफिनेशन पूछ रहे हैं आपसे गांधी परिवार की। देखिए, आप कहीं डिबेट जबरदस्ती और कुछ कहीं भी चला बातें कर जाएगा। रहे हैं। आपको ये शर्म कोरोना करना से हट चाहिए। के डिबेट थोड़ा कहीं सा और चला व्यवस्था जाएगा, मैं कोरोना- क्षमा चाहता हूँ। कोरोना ना हम की कोरोना बात पर ही बने करें, रहेंगे और ये कोरोना की मुद्दे बात की करें, बात है और ये कोरोना हम की बात करें, लोगों की बात कर रहे हैं। दोगने जी और गुप्ता जी, आप नरेश जी, दोगने जी, विपक्ष नेता इसलिए दोगने जी आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन जनता के हित से जुड़ी जो बातें हैं वो हम लगातार उठाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे अपने पक्ष की बात रखने के लिए, जनता के हित की बात करने के लिए। तो आज आपकी बात में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं। कल फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ।